हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीज। नाउ जो भी मैंने आपसे फीडबैक्स लिए हुए थे कि आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट जा रहा है, कौन सा आपको रिवाइज करने की नीड है, आप मुझे बताओ। तो उसमें से 2 चैप्टर्स ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थे। एक ये था बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड दूसरा था बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज विल कवर लेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंस हम आज कवर कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। तो आप इसको एग्जाम के जितना पहले करके ख़त्म करोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगेन एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस में पहले दे दूंगी आप लोगों को कि ये वीडियो देखने से पहले यू हैव टू रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। आपको खाना पीना जो भी करना है आप करके आ जाओ, फिर ये वीडियो देखने बैठो। ये वीडियो देखने के बाद तुरंत इसको फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल 1 आवर ऑफ सिंसियर एफर्ट्स के साथ देखना है हमें। और ये वीडियो देखने के बाद आप बंद करेंगे, 5 मिनट का ब्रीदर लेंगे, उसके बाद तुरंत अपना बुक खोलेंगे और इसको रिवाइज करके ख़त्म करेंगे अभी का अभी। ओके, सो दिस इज अ कंपेरेटिवली अ लिटिल टेक्निकल चैप्टर। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इसको जितना सिंप्लीफाई कर सके, हम जितना आपके लिए इजी बना सके उतना इजी करें। और आप अगर मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेगी जो यहाँ समझ तो जाएगी बट उसके साथ साथ लर्न भी हो जाएगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। अब मैडम बिजनेस करस्पॉन्डेंस हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? पहली बात तो करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा है यहाँ पे करस्पॉन्डेंस मतलब टू कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स। जब भी हम लेटर्स या किसी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। अब बिजनेस करस्पॉन्डेंस पढ़ने की जरूरत क्यों होती है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस पढ़ने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आपको उसका रिप्लाई समझ में आ जाता है कि सामने वाला मेरी बात को सही वे में ले रहा है या नहीं ले रहा है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स और व्हेन यू कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग तो आपको इंटरप्रेट नहीं कर सकते आप। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना जो करस्पॉन्डेंस है, आप जो अपना लेटर है उसको इतना अच्छे से बनाओ कि जो अनफेवरेबल इम्पैक्ट आने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाए। सो ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने वही मार्क किया जो भी आपको एक्सप्लेन किया। जो मैंने येलो मार्क किया आप भी मार्क कर लो, ताकि जब भी आप इसके बाद पढ़ रहे हो, वीडियो देखने के बाद या एग्जाम के पहले पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ ये चीज़ें पढ़ो, पूरा एक एक वर्ड पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओके, सो बिजनेस लेटर क्या होता है? एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को देती है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होता है या फिर आप कस्टमर्स को देते हो, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस लेटर्स। नाउ एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर्स, क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए एक बिजनेस लेटर में कि हम उसको बोल पाए कि हाँ ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ लेटर है, ये बहुत अच्छा बिजनेस लेटर है। सो वील स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट इज लेटर हेड। लेटर हेड क्या होता है मैडम? कोई भी जब हम लेटर लिखते हैं ना, बिजनेस की तरफ से कोई कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सो इट इज ऑन अ प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट विच इज कॉल्ड एज लेटर हेड। लेटर हेड में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेसिक डिटेल्स होती है। बेसिक डिटेल्स मतलब कैसी कैसी डिटेल्स होती है? कंपनी का लोगो होता है, टैगलाइन होता है, नेम होता है, एड्रेस होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, कॉर्पोरेट ऑफिस का, सिन होता है दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे तुम्हारा आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है, एक तुम्हारा यूनिक नंबर होता है, वैसे हर कंपनी का यूनिक नंबर होता है जिसको हम सिन बोलते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर होता है और ईमेल होता है। ये कंपनी की सिर्फ एक बेसिक डिटेल्स होती है, जैसे तुम्हारा नाम हो गया, पता हो गया, तुम्हारा आधार कार्ड नंबर हो गया, वैसी कंपनी की बेसिक डिटेल्स एक लेटर हेड पे होनी चाहिए। ये एक फॉर्मेट होता है, हम प्रिंटेड करके रख देते हैं एंड इसी के ऊपर हम सारे कम्युनिकेशंस करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू इज रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हम बहुत सारे लेटर्स इशू करते हैं, राइट, ऑन अ डेली बेसिस देयर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स जो जाते हैं कंपनी की तरफ से, जो आते हैं कंपनी को। तो अब अगर मुझे किसी को रेफरेंस देना है किसी पुराने लेटर का, जैसे सपोज मैंने पिछले साल पिछले महीने तुमने इशू किया कि एक लेटर इशू किया अपने कस्टमर को कि हेलो वी हैव इशूड अ डिस्काउंट, तो अब वो कस्टमर को अगर तुम्हें रिप्लाई करना है तो वो बोलेगा कि विथ रेफरेंस टू द लेटर नंबर, जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो बोलेगा कि जिसमें आपने मुझे बताया था कि डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और मैं अवेल करना चाहता हूं। तो इससे कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एट अ लेटर स्टेज। लेटर स्टेज पे लेटर आइडेंटिफाई करने में रेफरेंस नंबर हेल्प करता है। डेट तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि डेट होना बहुत ज़रूरी है लेटर में, कि कौन सी डेट को ये कम्युनिकेशन हुआ था, तो बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। तो डेट, बट कभी भी एक चीज आपको याद रखनी है कि डेट विदाउट एब्रीविएटिंग, कभी भी आपको डेट को एब्रीविएट नहीं करना। एब्रीविएट मतलब शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 6 जनवरी 2019। अब आप बोलोगे मैडम इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 60119। आप बोलोगे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो 6 जनवरी 19, एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट यू बीन डूइंग सिंस सो मेनी इयर्स, है ना। बट कुछ ब्रिटिशर्स क्या होता है, अगर 6 जनवरी तुमने लिखा 601 को, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? 1 जून को भी पढ़ते हैं। मतलब उनका जो डेट होता है, मंथ का जो डेट होता है वो नेक्स्ट इसमें आता है।
तो ये एम्बिग्विटी का एक स्कोप देता है, कंफ्यूजन का स्कोप देता है, इसीलिए हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप मंथ को लेटर्स में लिखो कि 6 जून 2019, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 जनवरी 2019। ये या तो जो रेफरेंस नंबर है उसके नीचे आता है या फिर एक्सट्रीम राइट पे लिखा जाता है, ठीक है। स्पेशल मार्किंग्स, वर्ड ही बोल रहा है, कुछ चीजें स्पेशल बताना चाह रहा है वो, है ना। तो स्पेशल क्या बताना चाह रहा है वो कि या तो ये अग्रीमेंट, ये तो लेटर बहुत कॉन्फिडेंशियल है कि हर किसी के लिए नहीं है, कोई भी इसको खोल नहीं सकता, या फिर ये इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेट करना है, या फिर इसको एयर मेल के थ्रू ही डालना है। ऐसी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती है जो उसमें दी गई रहती है। इनसाइड एड्रेस, लेटर के अंदर भी आप कभी देखोगे ना तो उसमें जो रेसिपिएंट है जिसको हमने लेटर लिखा है उसका भी एड्रेस हम लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं इनसाइड एड्रेस। नेक्स्ट, अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन मतलब मैंने तुम्हें लेटर लिखा बट मैं चाहती हूं कि मेरा बॉस भी ये लेटर देखे उस चीज को, तो मैं लिखूंगी कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू द अटेंशन ऑफ माई बॉस, है ना। तो सेंडर के साथ साथ किसी और को भी मैं चाहती हूँ कि अटेंशन आए, दैट इज कॉल्ड एज अटेंशन लाइन। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोरा, मैनेजर इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स। सो इसके साथ, सेंडर के साथ साथ अगर किसी को हम अटेंशन दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए अटेंशन लाइन रखते हैं। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, डियर मैम, इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। जैसे हम किसी को एड्रेस करते हैं ना किसी वे से, उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। अब तुम ऐसे हाय बेब ये सब तो नहीं लिख सकते ना, इट हैज टू बी अ फॉर्मल लेटर, इट हैज टू बी फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मोस्ट, ये देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डियर सर, डियर मैडम इज अ स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन। सो दिस कैन ऑल्सो बी एमसीक्यू फॉर यू कि स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन किसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन इज डियर सर, डियर मैडम। हम नॉर्मली अभी तक ये पढ़ते हैं कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम का जो कॉन्सेप्ट है वो ही चलते आ रहा है, बट आप नीचे देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टेड सर शुड बी अवॉइडेड, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क्स टुडे। तो डियर सर, डियर मैडम इज द मोस्ट प्रेफर्ड। उसके बाद अगर आपको लिखना है तो या फिर डियर मिस्टर सिंह या डियर मिसेस सिंह, दैट इज डियर मिस्टर एक्स और डियर मिस वाई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ सैल्यूटेशन। आप किसी को कैसे एड्रेस करोगे और ये सैल्यूटेशन डिपेंड करेगा कि आप कितना फॉर्मल होना चाहते हो इस चीज के साथ, है ना। तो अगर आप अपनी, मतलब ये तो बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया इसलिए फॉर्मल है, इसलिए डियर सर, डियर मैडम कर रहे हो। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे क्या डियर मैम, नहीं ना, यू विल ऑलवेजली से कि हे डियर लव, जो भी तुमको बोलना है, जो भी तुम बुलाते होंगे उसको। तो दैट्स हाउ यू विल कम्युनिकेट। नेक्स्ट वी कम टू सब्जेक्ट हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग क्या होता है? अब जैसे हम ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट, इसमें बहुत सारी चीजें, बट ऊपर जहां मैंने स्टार्ट किया था तो वहां लिखा था लेसन 6 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, दैट वाज चैप्टर हेडिंग। सो अगेन सब्जेक्ट हेडिंग वही होता है कि अंदर के जो इतने सारे कॉन्टेंट्स लिखे हुए हैं उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर हमें देना है तो हम उसको सब्जेक्ट हेडिंग में दे देंगे। सब्जेक्ट हेडिंग आप कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट हेडिंग या तो आप पूरा कैपिटल में लिखोगे या फिर आप इनिशियल कैपिटल लिखोगे कि दिव्या अगर मैं लिख रही हूँ तो डी कैपिटल IVYA इन स्मॉल्स, या फिर पूरा DIVYA इन कैपिटल लेटर्स। तो ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे इसमें ये है इनिशियल कैपिटल वाला एग्जाम्पल और ये है फुल कैपिटल वाला एग्जाम्पल। इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं? या तो ऊपर सैल्यूटेशन के या तो नीचे सैल्यूटेशन के। नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है कि हम इसको सैल्यूटेशन के नीचे करते हैं, डियर सर, डियर मैडम, सब्जेक्ट, एंड देन वी मूव ऑन टू द मेन पार्ट। नाउ वी कम टू द मेन बॉडी। मेन बॉडी मतलब जहां पे एक्चुअल बात होने वाली है। अब इसको मेन बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, कि इसका पर्पस क्या है। अब अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगी कि क्या बोलते हैं, हम एक परचेस ऑर्डर प्लेस करें एक लेटर के थ्रू, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगी कि आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द स्पेयर पार्ट्स ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट विल बी द इंट्रोडक्शन कि हाँ हेलो, आई गॉट योर रेफरेंस फ्रॉम दिस इज दिस, और मैं अभी तुम्हें यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स का अपने उसको ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आता है मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन में क्या आता है, इसको सेवरल पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो। उसमें तुम क्या लिखोगे हमारे एग्जाम्पल में कि अरे ये चीजें मुझे चाहिए, इतनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए, तो जो भी तुम्हारी डिटेल्स है वो तुम लिखोगे, ठीक है। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम मिडिल पार्ट में लिखते हैं। लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन, जिसमें तुम लिख दोगे कि ओके आई हैव प्लेस्ड दिस ऑर्डर एंड प्लीज लेट मी नो कि ऑर्डर कब तक आएगा या क्या आएगा। तो कंक्लूजन हो जाता है उस चीज का, ठीक है। कंक्लूजन मीन्स टू एंड इट, एंड फीडबैक। फीडबैक मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि प्लीज मुझे बता दो कि ये ऑर्डर कब तक डिलीवर हो जाएगा ताकि मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस हिसाब से ले लूं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में कभी भी आप देखते होंगे ना कि थैंकिंग यू, हमें नॉर्मली वही सिखाया गया, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, और लास्ट में थैंकिंग यू। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज द वर्ड थैंकिंग यू। आपको कुछ कंक्लूजन में कम्युनिकेट करना है, या फिर अगर आपको सिर्फ थैंक यू भी लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है, वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन, वी लुक फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, या जो भी आपको लिखना है। ऐसे सिर्फ आप थैंकिंग यू लिख के नहीं छोड़ सकते, इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। नेक्स्ट इज
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होती है, कोई चीज़ ऐसे एडिशनल, कोई चीज़ जो जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज, आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप बोलते हो कि मैडम दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू यू विद द वाइन यू ऑर्डर्ड, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री का या फिर एडिशनल चीज़ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऊपर हमने कंक्लूजन तो दे दिया, बट एक कंक्लूजन को एडिशन देने के लिए जो हमें करना है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब यहाँ पे ये जो लिखा है ये बॉक्स बना है ना, जो लोग पहले वीडियोस देख चुके हैं उनको पता है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है पटाखा, पटाखा मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम, सो यू हैव टू स्टडी दिस। अब क्या, अगर तुमने सैल्यूटेशन जहां हम डियर सर डियर मैडम लिख रहे थे ना, अगर वहां पे तुमने ऐसा लिखा सर, सिर्फ सर कॉमन, नो डियर नथिंग, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए योर्स ट्रूली। अगर आपने सैल्यूटेशन में लिखा डियर सर, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए योर्स फेथफुली। अगर आपने डियर मिस्टर एक्स लिखा ऊपर, तो नीचे आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है योर्स सिंसियरली। अब क्या है ना कि तुम ऐसा लिखोगे नहीं तो कोई तुमको मारेगा क्या पकड़ के, क्या धंधा बंद हो जाएगा क्या, नहीं, बट इट क्रिएट्स अ सर्टेन लेवल ऑफ इंप्रेशन कि हाँ ये बंदे को बहुत अच्छे से लेटर लिखना आता है, ये बंदे को बहुत सही से काम करना आता है, इसीलिए ये करना जरूरी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखो, ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, स्टार मार्क है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम। मेरे साथ साथ रिवाइज करो, अगर सर लिखा है तो हम योर्स ट्रूली लिखेंगे, अगर डियर सर डियर मैडम लिखा है तो हम योर्स फेथफुली लिखेंगे, अगर डियर मिस्टर एक्स मिस एक्स लिखा है तो हम योर्स सिंसियरली लिखेंगे, सर लिखा है तो योर्स ट्रूली, डियर सर डियर मैडम लिखा हुआ है तो योर्स फेथफुली, डियर मिस्टर एक्स डियर मिस एक्स लिखा हुआ है तो योर्स सिंसियरली। यू हैव टू लर्न दिस राइट हियर राइट नाउ, दिस इज नॉट समथिंग कि आप बाद में देखेंगे यार, इसको फट फट लर्न करते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि सिंसियरली की स्पेलिंग में ई आता है, ट्रूली की स्पेलिंग में ई नहीं आता। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर नहीं है, बट ये क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है कि अगर ये वर्ड की राइट स्पेलिंग क्या है बता दो। तो ट्रूली में कभी भी याद रखना ई नहीं आता है और सिंसियरली में डबल ई आता है। ओके, सिग्नेटरी, सिग्नेटरी मतलब किसने लिखा है। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आज मैं लेटर भेज दूंगी कुछ तो भी गलना गलदा बोल के किसी क्लाइंट को, और मैंने अपना साइन नहीं, मतलब उसमें साइन नहीं की हुई है, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे पता चलेगी ना कि मैंने लिखा है। यू हैव टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी कि अरे ये लेटर मेरी तरफ से मूव हुआ है, ये लेटर मैंने आपको लिखा है, तो दैट इज वाई अ सिग्नेटरी इज नेसेसरी। उसमें क्या करोगे आप, साइन करोगे अपनी कि हाँ ये साइन करना है मुझे, और उसके बाद आप लिख दोगे कि नीचे मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मैं पार्टनर हूँ क्या, मैं मैनेजर हूँ क्या। जैसे देखो यहाँ लिखा है अंबुज चंदना रीजनल सेल्स मैनेजर, यहाँ पे उसका नाम लिखा है ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट में जो नाम लिखते हैं ना ये हमेशा कैपिटल्स में लिखते हैं, ठीक है। और रीजनल सेल्स मैनेजर ये उसकी डेजिग्नेशन है, और इस यहाँ पे वो साइन भी कर देगा अपनी। नेक्स्ट इज एनक्लोजर स्लैश कॉपी सर्कुलेटेड। एनक्लोजर मतलब कि जैसे तुम्हें बताया गया कि तुम्हारा एक फॉर्म दिया गया था कंपनी की तरफ से, तुम इंटरव्यू दे रहे हो कि तुम अपनी अपनी डिटेल्स लिख दो उसमें कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने जो भी चीज़ें मांगी तुमने लिख दिया। उसके साथ साथ नॉर्मली वो बोलते कि तुम अपना सीवी जो तुम्हारा रिज्यूम है वो भी तुम एनक्लोज कर दो। एनक्लोज मतलब अटैच कर दो ताकि और चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए। तो अगर आपको अपने बिजनेस कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ अटैच करना है कि हाँ ये चीज़ मुझे अटैच करनी है आज की डेट पे, तो हम उसको एनक्लोज करते हैं। कॉपी सर्कुलेटेड मतलब ईमेल्स में तुम देखते होंगे सीसी मार्क किया है हमने किसी को, या बीसीसी मार्क किया। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, कि मतलब मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो बॉस है वो देखे कि मैंने कस्टमर से बात की हुई है, इसीलिए मैं उसको सीसी मार्क करती हूँ। या फिर मैं अगर चाहती हूँ कि जो जिसको मैंने भेजा है वो रेसिपिएंट अननोन रहे, तो हम उसको बीसीसी मार्क करते हैं, ठीक है। ये देखो बीसीसी लिखा है ओरिजिनल रेसिपिएंट इन डार्क। मैं नहीं चाहती कि ओरिजिनल रेसिपिएंट कौन है ये मैं तुम्हें बताऊं, तो मैं बीसीसी करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि ओरिजिनल रेसिपिएंट कौन है वो तुम्हें पता चले, तो मैं तुम्हें सीसी मार्क करूंगी। ओके, कॉपी सर्कुलेट में तो किसको सर्कुलेट होगा, ये कॉपीज किस किस को जाएगी, हर किसी को तो कॉपी नहीं दे सकते ना हर बिजनेस कम्युनिकेशन की। एनेक्सर्स, एनेक्स मीन्स टू एनेक्स सम डॉक्यूमेंट्स विद द लेटर, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि जैसे तुम्हें सीवी एनेक्स करनी है अपनी, या फिर एक अथॉरिटी लेटर कभी कभी एनेक्स करना पड़ता है कि मैंने तो बोल दिया कि ये चीज़ें ऑर्डर करनी है, बट परचेज हेड किसकी तरफ से अथॉरिटी लेटर है कि हाँ मैंने दिव्या को अथॉरिटी दी हुई है कि वो परचेज का जो भी स्टॉक है वो प्लेस कर दे, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। टाइप्स कौन सा होता है, फॉर्मल लेटर होता है मैडम, इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्म, अब बिजनेस में तो इनफॉर्मल नहीं हो सकता ना, मतलब बिजनेस का इनफॉर्मल मतलब, फॉर्मल तो अब तुम समझ गए होगे कि अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स है या कोई डिस्प्यूट है या कोई क्लेम है या कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट है या सेल्स से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, तो उसको फॉर्मल बोलेंगे। अब बिजनेस का इनफॉर्मल हाई बेब हाउ डू यू डू ऐसे करके तो बात नहीं कर सकते ना हम, उसके लिए तो कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे बिजनेस में। बिजनेस का इनफॉर्मल मतलब कि जैसे तुम्हारे कस्टमर ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर तुम्हें प्लेस किया है, ठीक है, तो तुम उसको थैंक यू लेटर भेजोगे, या फिर देयर इज अ कम्युनिकेशन फ्रॉम मेनी कॉर्पोरेट्स की, जैसे तुम देखा होगा कि दिवाली ग्रीटिंग्स आती है, होली ग्रीटिंग्स आती है, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रेजल या फिर इंटरव्यू के लिए अगर तुम्हें बुलाना है तो पर्टिकुलरली पर से बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। थैंक यू लेटर हो गया, कस्टमर का कंप्लेन लेटर हो गया, ये सब चीजें इनफॉर्मल में आती है। ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंस की कम इंपॉर्टेंस की चीजें वो सब चीजें इनफॉर्मल बिजनेस लेटर में आती है। लेआउट ऑफ लेटर, लेआउट मतलब क्या होता है, किसी चीज का कोई चीज कैसे दिखेगी। अब जैसे ये वीडियो है, तुम्हें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे मैं हूं, उसके बाद बीच में स्क्रीन है, तो ये एक लेआउट है वीडियो का कि वीडियो तुम्हें जब जा रहा है तो वीडियो कैसे दिखेगा। सिमिलरली एक बिजनेस लेटर का लेआउट कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो लेआउट के दो टाइप्स ऑफ लेआउट होते हैं, ब्लॉक्ड एंड सेमी ब्लॉक्ड। ये देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है पटाखा, मींस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज ना मतलब बहुत अनकॉमन है। तुम्हें पता होगा अभी तक शायद कि लेटर्स दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। लेआउट का तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि ब्लॉक लेआउट होता है या सेमी ब्लॉक लेआउट होता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज तुम्हें नेचुरली नहीं पता ना, जो तुम्हें मेहनत करके पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए वो चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर है कुछ नहीं, मतलब सिर्फ एक हवा बना के रखा हुआ है, लेआउट है यार, मतलब उसमें क्या ही होगा, सिर्फ उसको नाम ब्लॉक लेआउट दिया हुआ है। ब्लॉक लेआउट में क्या होता है कि हर चीज एक लेटर में लेफ्ट साइड से चालू होती है। एवरीथिंग विल गो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से जो भी कम्युनिकेशन होगा, डियर सर, डियर मैडम, बॉडी, सब्जेक्ट, जो भी बातें होगी वो सब लेफ्ट साइड से होगी, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेआउट। यहाँ पे तुम लिख दो लेफ्ट, ताकि तुमको एग्जाम में और कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ लेफ्ट है। यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन and no commas are used. Everything starts from the left margin, no commas are used. That's the only thing that you need to remember. यहाँ पे भी ऐसा लिख दो, no comma, no commas are used. ये चीजें तुमने लिख दी तो एग्जाम के पहले तुम्हें पैराग्राफ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका नीचे देखोगे तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो कि हर चीज लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और कॉमास यूज नहीं किए। योर्स फेथफुली के बाद कोई कॉमा नहीं, कहीं पे भी कोई कॉमा नहीं है। सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट क्या होता है कि कुछ चीजें राइट साइड से चालू होती है और कुछ चीजें सेंट्रली अलाइंड होती है। राइट प्लस सेंटर, राइट प्लस सेंटर, ठीक है। तो राइट साइड से क्या क्या चालू होगा, यहाँ पे डेट है, डेट राइट साइड से चालू होगी, कंक्लूजन और सिग्नेचर। तो डेट, कंक्लूजन और सिग्नेचर, डेट, कंक्लूजन और सिग्नेचर जो चीजें है वो राइट साइड से चालू होगी, ठीक है। बाकी सब जो भी है, बॉडी हो गया या फिर रेफरेंस नंबर हो गया, जो भी होगा वो सब बीच से चालू होगा। बाकी डेट, कंक्लूजन और सिग्नेचर, ये सब चीजें राइट साइड से चालू होगी। ओके, सिर्फ इतना याद करना। यहाँ पे तुम देखोगे डेट, ये डेट है, ये राइट साइड में है, कंक्लूजन और ये सिग्नेचर और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है ये राइट साइड में। बाकी सब कुछ सेंटर से, ये सेंटर से, ये लेफ्ट अलाइन नहीं बोलते, लेफ्ट अलाइन हम इसको बोलते हैं जो लेफ्ट मार्जिन से चालू है, ठीक है। तो लेआउट ऑफ लेटर्स में क्या क्या था, बहुत क्विकली है, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, बट फटफट अभी याद हो जाएगा, कुछ टेक्निकली इसमें याद करने का है नहीं। लेआउट ऑफ लेटर्स क्या होता है मैडम, या तो ब्लॉक लेआउट होता है या तो सेमी ब्लॉक लेआउट होता है। ब्लॉक लेआउट में क्या होता है मैडम, हर चीज लेफ्ट साइड से चालू होती है, लेफ्ट मार्जिन से सब कुछ चालू होता है और उसमें कॉमास यूज नहीं होते। ओनली टू थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट, सेमी ब्लॉक लेआउट क्या होता है मैडम, इसमें डेट, कंक्लूजन और सिग्नेचर राइट साइड में होता है, बाकी सब कुछ सेंट्रली अलाइंड होता है और यहाँ पे कॉमास यूज होते हैं, ऑल्दो नाउ कॉमास आर नॉट टू बी यूज्ड, बट ये कॉमर्स वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लेफ्ट, राइट और सेंट्रली अलाइन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गई कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट को मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर भी बोलते हैं। अब तुम सेमी ब्लॉक बोलो या मॉडिफाइड ब्लॉक बोलो, समझ जाता ना कि ब्लॉक लेआउट नहीं तो सेमी मॉडिफाइड या सेमी ब्लॉक होगा या फिर मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर होगा। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है तुमको, इसीलिए तुमको इस चीज का ध्यान रखना है। कभी भी कोई चीज का ऐसा दिया होता है ना कि इसको हम ऐसा भी बोलते हैं वैसा भी बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसमें एमसीक्यू का स्कोप ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट वी मूव टू एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। ऐसी कौन सी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बिजनेस लेटर में ये चीजें अगर रहेगी तो बिजनेस लेटर बहुत सॉलिड रहेगा। कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक एसेंशियल एक बिजनेस लेटर को अच्छा बनाने के लिए होनी ही चाहिए। तो कंप्लीटनेस बहुत बेसिक है। कंप्लीटनेस क्यों होना चाहिए, अगर तुम उसको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दोगे तो फिर वो लेटर देखेगा, फिर वो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो तुमसे क्लैरिफाई करेगा कि अरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी तूने मुझे, फिर तुम उसको वापस से लेटर लिखोगे तो अनड्यू टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अवॉइड अननेसेसरी डिले। नेक्स्ट, क्लैरिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी क्लियर इन योर लेटर, क्योंकि एम्बिगुअस लेटर कैन लीड टू वेगनेस और मतलब
वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे मैंने अपने परचेज में लेटर लिख दिया कि आई नीड लाइट्स, दैट्स इट। दिस इज अ वेरी वेग टर्म। लाइट मतलब कहाँ की लाइट चाहिए, आपको ट्यूबलाइट चाहिए क्या, आपको CFL चाहिए क्या, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना वो चीज़ें, इसलिए क्लैरिटी। फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान द मैसेज। आप प्लान करोगे कि अरे हाँ मुझे 2 CFL चाहिए, 1 ट्यूबलाइट चाहिए, आप उसको वैसा लिख दोगे तो इसमें एम्बिग्विटी का स्कोप कम हो जाता है। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इन व्हाट, इन द स्टाइल, इन द लैंग्वेज ऑल्सो। एकदम तड़ाक भड़ाक लेटर बना के नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट नहीं चालू है। और लैंग्वेज एकदम हाई फाई लैंग्वेज भी मत यूज करो कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तुमने क्या लिखा है। डिसेंट एलिगेंट लैंग्वेज इज टू बी यूज्ड। नेक्स्ट एक्यूरेसी। यू डू नॉट हैव टू पुट इन एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन कि अरे अगर आप या तो कोई इंक्वायरी लेटर का आप बता रहे हो या आप अपने शेयर होल्डर्स को एक कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप उनको बोल देते हो अरे हम तो इस बार 70% डिविडेंड देंगे। नो, ऑन द अदर वेर इन रियलिटी और इन लॉसेस। तो ऐसा आप फॉल्स चीजें नहीं लिख सकते, इट हैज टू बी वेरी एक्यूरेट। नेक्स्ट इज ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब सुपरफ्लुअस वर्ड, अननेसेसरी वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। हाउ आर डूइंग, इट्स अ नाइस सनी वेदर इन नागपुर, यहाँ पे बढ़िया मौसम है, मैंने सुबह तर्री पोहा खाया। नो, नॉनसेंस बातें नहीं करने का है, काम की बातों पे आओ, टाइम बचाओ। नेक्स्ट सिंसियरली, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब यू हैव टू बी वेरी योरसेल्फ। आपको अपनी कंपनी के बारे में, आपको अपनी कंपनी के रिगार्डिंग लिखना है। अब सिंसियरिटी मतलब यूट्यूब पे 100 प्रकार की वीडियो होंगे बिजनेस कम्युनिकेशन को लेके, उसमें से मैंने किसी एक का वीडियो पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करके तुमको बता दिया और तुम में से किसी ने सुना हुआ होगा, ये तुम्हें लास्ट में रियलाइज होती है कि अरे मैंने कहीं तो भी सुना है, कहीं तो भी सुना है। फिर तुम एंड में यूट्यूब करते हो, सर्च करते हो, तुम्हें पता चलता है अरे ये मैडम ने तो सेम बताया था, तो दिव्या मैडम ने भी सेम चीज बता दी। तो तुम्हें दुख होगा ना कि मेरा 1 घंटा मैडम ने वेस्ट कर दिया, ये तो सेम चीज थी। तो नहीं, बट अगर वही मैं तुम्हें अपने स्टाइल से पढ़ाऊंगी, अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें दूंगी, तो एक सिंसियर एफर्ट होगा मेरे साइड से, तो तुम खुश होगे उस एफर्ट से, राइट। कर्टसी। कर्टसी मतलब रिस्पेक्ट देना है आपको। ऐसा ए बिड़ू क्या करता बिड़ू ऐसा नहीं करना है ना, आपको गुस्से में बात करनी है, आपको बहुत ही अच्छे से सभ्य तरीके से बात करनी है सामने वाले से। इट्स अ बिजनेस कम्युनिकेशन, इट्स नॉट अ नॉर्मल रोड साइड कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन। स्टाइल। स्टाइल मतलब एक हर किसी का ना अपना स्टाइल होता है बोलने का या बात करने का या लिखने का फॉर दैट मैटर। तो स्टाइल आप अपने स्टाइल में लिखो उसको, और ये स्टाइल कहाँ से आएगा, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आपका स्टाइल डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो ये था एसेंशियल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। विल क्विकली रिवाइज। अ गुड बिजनेस लेटर शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी कंप्लीटनेस होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी, ब्रेविटी, sincerity, courtesy and style. Again repeat with me, I am not repeating it for myself, I am repeating it for you कि आपको यहीं का यहीं चीजें याद हो जाए। completeness, clarity, simplicity, accuracy, brevity, sincerity, courtesy and style. Okay, so we move to the next कॉन्सेप्ट, बिजनेस मैसेजेस। बिजनेस मैसेज क्या होता है कि मैं चेयरमैन हूँ, मेरे को अपने शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करना है, या मेरे को अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना है, या मेरे को कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेट करना है, तो इट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस मैसेज। ठीक है, बिजनेस मैसेज हमेशा बोलते हैं कि एक पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए। भले आप एक गलत न्यूज़ भी दे रहे हो, बट उसको आप उस तरीके से कन्वर्ट करो कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो एक पॉजिटिव मैसेज में आ जाए। तो अब ये पॉजिटिव मैसेज कैसे आएगा, इसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, the you attitude approach. The you attitude in business writing, again a पटाखा क्वेश्चन, again a very important thing, बट बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने को। ठीक है, यहाँ पे अगर तुमको लग रहा होगा कि बहुत ओहो वेरी कॉम्प्लिकेटेड दिस इज, बट इट्स वेरी सिंपल। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर मैं ये चीज़ पे अगर कोई तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, और वो पूरे टाइम अपनी बातें करते हैं, मैंने ना ऐसा किया, मैंने ना वैसा किया, मेरी ना ये प्रॉब्लम है, मेरी ना ये अचीवमेंट है, मैं, तो तुम पक जाते हो यार, तुम इरिटेट हो जाते हो, तुम बोलते हो कि मैं भी आया हूँ यहाँ पे, मुझे भी इंपॉर्टेंस दे, तू मेरे बारे में भी तो सुनना। और वही अगर तुम्हारा फ्रेंड पूछते कि अच्छा तू बता तेरा क्या हाल है, तेरा क्या चल रहा है, अच्छा ऐसा हुआ तेरे साथ, अच्छा वैसा हुआ, तो तुम्हें कैसा लगता है, इंटरेस्ट आता है कॉन्वर्सेशन में, मजा आता है। तो सिमिलरली बिजनेस में भी ना कभी भी आई वी यूज नहीं करते, जितना ज्यादा पॉसिबल हो यू यूज करते। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई विल गिव यू 10% क्रेडिट कार्ड, आई विल गिव यू डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, 10% डिस्काउंट ऑन क्रेडिट कार्ड परचेज। तो ये तुम मेरे पे एहसान कर रहे हो क्या कि आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन क्रेडिट कार्ड परचेज? नॉनसेंस बात है ये। तो 10% डिस्काउंट उसको कहीं और से भी मिल सकता है ना। ऑन द अदर हैंड, या तो तुम उसको यू एटीट्यूड से अगर लिखते हो तो यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन क्रेडिट कार्ड परचेज। मतलब तुम उसको इज्जत दे रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। इज्जत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर तुमको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस उसके साथ रखना है तो उसको तुम इज्जत दे रहे हो। ठीक है, तो यू कैन गेट, तो हर जगह जहां पे भी आई भी यूज हो रहा है उसको जितना तुम यू से रिप्लेस करोगे
उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ओके, सो दिस वाज यू एटीट्यूड इन बिजनेस राइटिंग। ओके, यू एटीट्यूड से क्या होता है, इसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये बेनिफिट्स होते हैं, वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर लगते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताया, तो तुम्हें एक अच्छा फीलिंग आता है उस चीज़ को लेके, मोटिवेशन आता है रीडर को कि अरे हाँ ये मेरे को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो मैं अगली बार भी इसके साथ ऑर्डर प्लेस करूंगा। एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है कि बंदा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, मेरे बारे में भी सोच रहा है, सो आई कैन ट्रस्ट हिम ऑन दिस। फेवरेबल आउटकम आता है, अगर आपने यू एटीट्यूड से किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका काम हो जाता है। अगर आपने ऑर्डर क्लिक किया है तो आपको ऑर्डर मिल जाता है उस चीज़ का। गोल जो भी था कि हाँ मुझे ये चीज़ बेचनी थी, अगर यू एटीट्यूड से आपने फॉलो किया तो आपको वो चीज़ मिल भी जाती है। नेक्स्ट इज आपकी फर्म की गुडविल एनहांस होती है, क्योंकि यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस, तो आपका नाम बनेगा कि अरे ये XYZ कंपनी है, ये इतने अच्छे से बात करती है कि हमेशा अपनी कस्टमर्स की नीड को ऊपर रखती है। ठीक है, दिस वाज बिजनेस मैसेज कि उसको पॉजिटिव मैसेज रखने के लिए हमें यू एटीट्यूड फॉलो करना चाहिए, और यू एटीट्यूड के ये बेनिफिट्स थे। नाउ पॉजिटिव मैसेजेस क्या होते हैं कि आपको पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि सामने वाला जो है उसका फीडबैक हमेशा अच्छा आएगा, या फिर न्यूट्रल आएगा, मतलब बुरा तो नहीं आएगा। आप कॉन्फिडेंट होते हो कि आप जो भी मैसेज दे रहे हो कि उसका फीडबैक अच्छा आएगा या न्यूट्रल आएगा, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मैसेज। देखो यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल टू पॉजिटिव मैनर में वो ऑडियंस आपकी रिएक्ट करेगी उस चीज को। अब जैसे अमेजॉन एक कंपनी है, अब अमेजॉन बोलती है कि योर प्रोडक्ट इज शिप्ड, ओके, योर प्रोडक्ट इज शिप्ड, तो यू फील गुड ना, आप एक्साइटेड होते हो, स्पेशली गर्ल्स व्हेन दे ऑर्डर समथिंग, या फिर बॉयज ने कुछ टेक रिलेटेड ऑर्डर किया है और तुमको आ गया कि योर प्रोडक्ट इज शिप्ड, सो यू रिएक्ट इन अ हैप्पी मैनर। या फिर तुमको आता है कि ओ अराइविंग अर्ली वाला कोई मैसेज आता है, तो अगेन यू गेट हैप्पी अबाउट इट, सो दैट इज अ पॉजिटिव मैसेज। ठीक है, तो लाइक्स और एक्सपेक्ट्स, यू लाइक द मैसेज दैट द प्रोडक्ट इज शिप्ड अर्ली और द प्रोडक्ट इज शिप्ड। नेक्स्ट इज की लिटिल एजुकेशन और बैकग्राउंड आपको चाहिए उस चीज के पीछे। जैसे अमेजॉन की रिटर्न पॉलिसी होती है कि ये चीज़ रिटर्नेबल है, ये चीज़ नॉन रिटर्नेबल है, आपको ऐसे सब वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके ऑर्डर में, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए इसके बारे में कि मतलब कौन सी चीज़ रिटर्नेबल है, कौन सी चीज़ में नहीं रिटर्न कर सकता हूँ। सो यू नीड अ लिटिल नॉलेज और अ लिटिल बैकग्राउंड फॉर दैट मैसेज। नेक्स्ट इज द रिसीवर कंसिडर दिस मैसेज टू बी रूटीन। ये जो रेड में मैंने लिखा हुआ है ना, ये मैंने अपने लिए नहीं लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिखा हुआ है कि तुम इस एग्जाम्पल्स को जो मैं बोल रही हूँ वो एग्जाम्पल्स के कीवर्ड्स लिखे हुए ताकि तुमको एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाए। ओके, सो रिसीवर कंसिडर्स दिस मैसेज रूटीन। अब आज की डेज में नॉर्मली तुम्हें भी पता है यार कि कोविड के कारण ना बहुत सारी डिलीवरीज लेट हो रही है, तो बाई चांस तुम्हें मैसेज आ जाता है अमेजॉन की तरफ से कि ड्यू टू कोविड आर डिलीवरीज आर गोइंग टू बी लिटिल डीलेड, सो यू आर न्यूट्रल अबाउट इट कि ठीक है यार चलता है, इट्स ओके, मतलब एटलीस्ट दे आर प्रोवाइडिंग मी विद द प्रोडक्ट्स, तो चलता है, यू नो इट कि ठीक है हर जगह से डिले हो रही है, तो सिर्फ अमेजॉन की गलती नहीं है इसमें। ठीक है, दिस वॉज पॉजिटिव मैसेज। पॉजिटिव मैसेज क्या होता है कि या तो पॉजिटिव फीडबैक आएगा या तो न्यूट्रल फीडबैक आएगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा ऑडियंस की तरफ से। नेगेटिव मैसेजेस मतलब ऑडियंस का तुम्हें पता है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आईसीआई का एग्जाम्पल। आईसीआई का एग्जाम्पल मतलब आईसीआई तुम्हारा एग्जाम है अभी, और दो महीने पहले आईसीआई ने कोर्स चेंज कर दिया, एक महीने पहले आईसीआई ने पूरा कोर्स चेंज कर दिया, तुम रिविजन की स्टेज पे थे उस समय, तो अब तुम्हें क्या होगा, तुम्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, तुम डिसप्लीज हो जाओगे उस चीज़ से कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, इतने टाइम से पढ़ाई करी, एक महीने पहले कोई सिलेबस चेंज करता क्या, पागल हो गए हो क्या। उसके बाद फिर आईसीआई आता है, वो अपना आईसीएसआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं, वो तुम्हें बोलती कि अरे दिस इज फॉर योर ओन गुड, आगे जाके ये चीज़ें चेंज होने वाली है तो आपको इससे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो दे आर ट्राइंग टू परस्यूएड यू विद द डिसीजन, इट लीड्स अ लिटिल परसुएजन कि सुनो यार मेरी बात समझो, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चेंज, क्योंकि मतलब ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए। सो दे आर ट्राइंग टू परस्यूएड यू कि तुम उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करो। उसके बाद यू समहाउ फील समवॉट अनकंफर्टेबल, मतलब ठीक है उन्होंने आके बता दिया कि मेरे बेनिफिट के लिए जो भी है, बट स्टिल यार इट इज़ अ लिटिल अनकंफर्टेबल टू नो कि 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हमारा पूरा कोर्स चेंज कर दिया तुमने, मजाक नहीं है ना। सो इट इज़ अनकंफर्टेबल। नेगेटिव रिस्पॉन्स की ऑडियंस का रिएक्शन नेगेटिव आएगा ही। आईसीएसआई भी अगर 1 महीने पहले सिलेबस चेंज कर रही है या पूरा कोर्स चेंज कर रही है तो उनको पता है कि बच्चे इस चीज़ से नाचने तो वाले हैं नहीं, इस चीज़ से डिस्प्लीज ही होने वाले हैं। सो देर इज गोइंग टू बी डिस्प्लीजमेंट, फिर आईसीएसआई इज गोइंग टू ट्राई टू परस्यूएड यू कि प्लीज सुनो समझो कि हमने क्यों किया ये, एंड दिस विल मेक यू लिटिल अनकंफर्टेबल। सो दैट वाज अ नेगेटिव मैसेज। नेक्स्ट इज परसुएसिव मैसेज। परसुएसिव मैसेज मतलब द ऑडियंस इज expected to need encouragement in order to act on according to the sender's desire। मतलब पता होता है सेंडर को कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ
इस चीज़ को मुझे मनाना है अगर अपनी ऑडियंस को, तो मुझे उनको एनकरेज करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि तुम एक एम्प्लॉय हो एक एमएनसी में, ठीक है। अब नॉर्मली जो भी ये दिवाली पार्टी या फिर एनुअल डे या जो भी होता है ना, ये सब काम एचआर का होता है कि एचआर ये सब चीज़ें डिस्कस करेगी, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। बट समहाउ जो भी संभाल रहा था वो चीज़ को एचआर, दैट पर्सन इज नॉट देयर, ओके। तो तुमको तुम्हारा बॉस आके बोलता है कि प्लीज़ क्या बोलते ये प्लीज़ ये इवेंट मैनेज कर लो, द एचआर इज एब्सेंट। तो तुम थोड़े से रिलक्टेंट हो जाओगे इस चीज़ में, वो तुमसे फेवर मांग रहा है कि प्लीज़ ये कर दो यार, एंड मोमेंट का सवाल है, एचआर नहीं है, वी हैव गेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, हम ऐसा पचका नहीं होने दे सकते ना अपना। तो इसीलिए, और ये तुम्हारी रेगुलर ड्यूटीज़ के बाहर है, तुम्हारा काम नहीं है ना इवेंट ऑर्गेनाइज करना, वो तो एचआर का काम है। बॉस तुम रिलक्टेंट हो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, बॉस तुमसे फेवर मांग रहा है उस चीज़ को लेके, और ये तुम्हारी रेगुलर ड्यूटीज़ के बाहर है, ओके। सो दैट इज हाउ दिस इज कि ऐसा परसुएसिव मैसेज, मतलब वो जब बॉस भी तुमको बोल रहा है तो उसको पता है कि उसको ना तुम्हें एनकरेज करना पड़ेगा, उसको तुम्हें बोलना पड़ेगा कि यार तू ये कर दे तो मैं तेरे को छुट्टी दे दूंगा, या मैं तेरा इंक्रीमेंट करा दूंगा, या मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जो भी। सी ही विल हैव टू परस्यूएड यू इन ऑर्डर फॉर यू टू एक्सेप्ट व्हाट ही इज सेइंग, ओके। तो इसमें आप रिलक्टेंट रहोगे, इसमें वो आपसे फेवर मांग रहे हैं, और इसमें ये आपके आउटसाइड रेगुलर ड्यूटीज के बाहर की चीज है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मैसेजेस जो थे, वी क्विकली रिवाइज। देयर इज पॉजिटिव मैसेज मतलब कि आपको पता है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स या तो पॉजिटिव आएगा या तो न्यूट्रल आएगा, बट खराब तो नहीं आएगा। नेगेटिव मैसेज मतलब सेंटर को पता होता है कि यार ऑडियंस इस पर भड़कने वाली है, ऑडियंस इस पर नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देगी मुझे। पर्सुएसिव मतलब सेंटर को पता है कि इस चीज के लिए मुझे एनकरेजमेंट दिखाना पड़ेगा रिसीवर को, तभी जाके मेरा काम बनेगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट वी कम टू बिजनेस रिपोर्ट, अगेन अ पटाखा टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिपोर्ट मतलब क्या होता है, री मतलब क्या होता है, री मतलब किसी चीज को फिर से करना। अरे लेट मी रिव्यू दिस, मैं फिर से इसको व्यू करता हूँ। रिपोर्ट मतलब, रिपोर्ट कहाँ से डिराइव हो, लैटिन। जितने भी है ना यहाँ पे, अगर तुमको कोई एमसीक्यू आया ना कि कहाँ से डिराइव हो है, लैटिन, स्पेनिश, इंडियन, तो 99% केसेस में ये होने वाला है कि वो लैटिन वर्ड से डिराइव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैटिन वर्ड होगा रिपोर्टेर, विच मीन्स टू कैरी बैक। मतलब रिपोर्ट आप एक इंसिडेंट पे कर रहे हो, या फिर एक ऐसी पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट हो गया है, या फिर एक सिनेरियो है वहाँ पे जिस पे आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो, और आप उन लोगों को रिपोर्ट कर रहे हो जो वहाँ पे नहीं थे। अब जैसे एक कंपनी अपनी बिजनेस रिपोर्ट बनाती है ऑन प्रॉफिट या फिर ऑन सेल्स, तो द मैनेजमेंट नोस कि प्रॉफिट कैसा आया, क्या आया, बट डू द शेयर होल्डर्स नो? नहीं, इसीलिए एनुअल रिपोर्ट बनती है कि अरे वी डिड ऑल दिस इन द ईयर, तो शेयर होल्डर्स तो नहीं थे वहाँ पे, इसलिए उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है कि दिस इज हाउ इट हैपेंड, दिस इज हाउ वी आर रिपोर्टिंग इट टू यू, ठीक है। अब बिजनेस रिपोर्ट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब एनुअल रिपोर्ट जाती है शेयर होल्डर्स को, तो उसके बेसिस पे शेयर होल्डर्स फिर डिसाइड करते हैं ना कि हमें इस कंपनी में अपने शेयर्स रखने हैं क्या, या हम इसको लिक्विडेट कर ले क्या, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, ये बिजनेस रिपोर्ट की डेफिनेशन के कुछ पार्ट्स दिए हुए, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो कि वेल ऑर्डर्ड होना चाहिए, कि कहाँ पे कौन सा, हाँ पहले सेल्स आ रहा है, फिर नेट प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, फिर नेट प्रॉफिट आ रहा है, फिर डिविडेंड का पोर्शन आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ताकि अगर किसी को सिर्फ नेट प्रॉफिट देखना है तो वो सीधा लोकेट कर पाए उस इन्फॉर्मेशन को। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट टू मेक डिसीजन शुड बी फुलफिल्ड। आपकी रिपोर्ट उस तरीके से होनी चाहिए कि शेयर होल्डर्स अपना डिसीजन बराबर से ले पाए। फैक्ट्स एंड डेटा, एक एक नंबर प्रिपेयर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि वी हैड अ गुड ईयर, वी हैड इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, नो, यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन कि हमारा इतना इतना करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इस साल, ठीक है। इट एड्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे डेफिनेशन दी है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। अ बिजनेस रिपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज इवैल्यूएशन और असेसमेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, इशू, पीरियड और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब जैसे मैंने बोला कि कोई इंस्टेंस है या फिर कोई पीरियड है जिसको आप पे रिपोर्ट करनी है, तो दैट इज अ बिजनेस रिपोर्ट। वी कैन कैटेगराइज, ये सब कैटेगरीज होती है बिजनेस रिपोर्ट की। ये आपको इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई इलैबोरेट फॉर्म में इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो उसको एक क्विक रीड दे देना कि कौन सी टाइप की रिपोर्ट होती है, ठीक है। राइटिंग इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट, एक इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट आप कैसे लिखोगे? इफेक्टिव मतलब कि वो ज़्यादा लंबी भी नहीं हो, ज़्यादा मतलब पर जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो दे भी दे, कुछ एलिमिनेट ना हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिकेट हो जाए, ठीक है। तो इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थिंग्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, यूजर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट की रिपोर्ट किस चीज़ के लिए बन रही है, कंप्लायंस के लिए बन रही है क्या,
कि ये एनुअल रिपोर्ट है क्या, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट बराबर है क्या, क्योंकि फॉर्मेट इज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट विल क्रिएट, तो इसका फॉर्मेट बराबर है क्या, उस रिपोर्ट का यूजर क्या है, यूजर के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है क्या, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बराबर है क्या वहाँ पे, डेटा एंड फैक्ट्स एनालिसिस और एग्जीक्यूटिव समरी। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में। एग्जीक्यूटिव समरी इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ रेगुलर एसे। समरी मतलब किसी भी चीज को एक बहुत ही छोटे वे में कंबाइन कर दे देना। अब जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लो, अभी इतना बड़ा चैप्टर है बट मैंने जो जो येलो वे में किया है, दिस ये जो येलो है इस पैराग्राफ का, दैट इज अ समरी ऑफ दिस पैराग्राफ, कि आप ये चीज पढ़ो और आपको समझ जाए कि उस चीज के अंदर क्या है। इट इज नॉट डिटेल्ड बट इट इज एडिक्वेट, दैट इज कॉल्ड अ एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, द बॉडी गिव्स डिटेल ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस। जैसे समरी में तुमने लिख दिया कि ओके वीव हैड अ गुड ईयर, वीव हैड क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस एंड वीव हैड अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ईयर, ऐसा करके पूरा तुमने लिखा अपनी समरी में, एंड दिस हैज क्रिएटेड XYZ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब तुमने इवैल्यूएशन प्रोसेस मतलब ये कैसे डिराइव हुआ, पूरा प्रोसेस इन डेप्थ आपने लिखा कि अरे हमारी सेल्स इतनी थी, फिर हमारे एक्सपेंसेस कम हुए, हमारी सेल्स यहाँ से बढ़ी, इसीलिए प्रॉफिट ऐसा बढ़ा, तो तुमने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट इज की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन। की फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन और मतलब ये कंक्लूजन हो गया कि अरे देखो कुल मिला के हमारा प्रॉफिट इस साल बढ़ा है, तुमको तो इतना ही जानना था तो इतना ही है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कुछ जानना है तो वो की प्रोसेस में चले जाए, वो मेन बॉडी पढ़ ले उस चीज़ की। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए इसमें कि एक एग्जीक्यूटिव समरी बराबर होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। मेन बॉडी में पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस है और की रिकमेंडेशंस फाइंडिंग्स कंक्लूजन मतलब एक कुल मिला के अंत में बता दो कि हुआ क्या। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ आपको ये इसका मीनिंग जानना है। अब ये चीज़ भी ना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटर मीन्स क्या होता है, इंटर मतलब, इंट्रा क्या होता है, इंट्रा मतलब विद इन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर विद इन कुछ हो रहा होता है ना, कि इसी डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है या इसी कंपनी के अंदर हो रही है, तो उसको हम इंट्रा बोलते हैं। इंटर मतलब कि इट इज गोइंग आउटसाइड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इट इज गोइंग आउटसाइड अ पर्टिकुलर बैरियर। जैसे तुम बचपन में सुनते हो कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसलिए उसको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बोलते हैं। तो इंटर एंड इंट्रा कम्युनिकेशन क्या होगा, इंट्रा कम्युनिकेशन क्या होगा कि जो एक डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है उसको मैडम इंट्रा कम्युनिकेशन बोलते हैं, और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में हो रहा है उसको हम इंटर कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर डिपार्टमेंट मतलब कि बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब नॉर्मली मेमोरेंडम ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अरे ये सिर्फ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में यूज़ होता है, ये सिर्फ लीगल मैटर्स में यूज़ होता है, नहीं। मेमोरेंडम इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मेमो विच मीन्स टू कीप अ रिकॉर्ड फॉर समथिंग इन द फ्यूचर, कि हाँ ये चीज़ हमें काम में आएगी तो इसको हम आगे के लिए रख देते हैं। बट मेमो सिर्फ एक बहुत क्लोज सर्कल ऑफ पीपल के लिए यूज़ होता है, इसीलिए उसको यहाँ पे देखो, अ नोट और रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज, दैट्स इट, दैट्स ओनली अ मेमो। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि इसको अरे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में यूज होता है क्या, ऐसा क्या वैसा क्या, नहीं, इट्स ओनली अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज। अब यहाँ पे मेमोरेंडम आप देखोगे कि ऐसे मेमोरेंडम बनता है, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस मेमोरेंडम। अब ऑफिस मेमोरेंडम जगह लिखने की जगह आप ऐसे भी टाइटल लिख सकते हो, इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन, ऑफिस मेमोरेंडम या फिर इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। मैंने बोला ना कि जहाँ पे भी कोई चीज़ ऐसी दी हुई है कि इसको ऐसा भी बुलाते हैं, इसको वैसा भी बुलाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये ऑफिस मेमोरेंडम हो गया। यहाँ पे क्या है ऑफिस मेमोरेंडम की नोट क्या था कि ये बंदे को स्टेट लेवल पे खेलने जाना था, तो उसने एक उसको ऐसा बता दिया हमने कि हाँ वी अलाउड दिस पर्सन टू टेक लीव फॉर दीज नंबर ऑफ डेज बिकॉज ही इज गोइंग टू प्ले ऑन अ स्टेट लेवल बेसिस। ठीक है, ये मेमोरेंडम है, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कि बाद में अगर उसका बॉस डिनाई कर देता है कि अरे मैंने तो तेरे को छुट्टी दी नहीं थी, तो वो बोलता है कि नहीं सर ये मेमो है, ये रिकॉर्ड है कि आपने मुझे छुट्टी दी थी स्टेट लेवल खेलने जाने के लिए। ये सब इसके एग्जाम्पल से आप पढ़ लेना, बट आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज टू रीड ऑल द एग्जाम्पल्स। एक भी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सर्कुलर। सर्कुलर का इसका मतलब क्या है कि एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को अगर आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो आप सर्कुलर यूज करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा रीच अगर आपको रखना है तो आप सर्कुलर यूज करोगे। मेमोरेंडम क्या था, ये वो बंदे के लिए था जो स्टेट लेवल पे खेलने जा रहा था और उसके बॉस के लिए था। एक आध कोई बीच में सबऑर्डिनेट या सुपीरियर होगा तो उसके लिए। ऑफिस सर्कुलर मतलब इट इज़ अ डिटेल्ड सर्कुलर। डिटेल्ड सर्कुलर मतलब यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है।
The manual of instruction which was received in June is proposed to be updated. Constructive suggestions are welcome from the employee. मतलब वो कोई मैनुअल अपडेट करने वाले थे तो उन्होंने एक ऑफिस सर्कुलर डाल दिया कि प्लीज़ क्या बोलते हैं आप आ जाइए, आप अपने जो भी सजेशन है सर्कुलर को लेके वो मुझे हमें बता दीजिए सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट इट अकॉर्डिंगली। तो ये एक लार्ज नंबर के लिए इट इज़ ओपन टू ऑल, क्या हाँ सारे एम्प्लॉयज़ को बोला गया है कि प्लीज़ जो भी सजेशन है वो हमें बता दो। इसके और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नीचे। नेक्स्ट इज ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर ना सिमिलर होता है मेमोरेंडम को, इसका सिर्फ एक स्ट्रिक्ट टोन होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर है, ये एक कंसर्न फॉर्मल वे के लिए होता है और दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर कंसर्न पीपल, कि आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि मतलब एक ब्रांच का ना हेड चेंज हो गया है तो अभी पूरे सारे ब्रांचेस को देंगे क्या? मतलब कोई बैंक है उसकी नागपुर ब्रांच की जो सिविल लाइन्स पे ब्रांच है उसका हेड चेंज हो गया तो अभी सबको देते बैठेंगे क्या नोटिस, उसको सबको कम्युनिकेशन देते बैठे रहेंगे क्या जितनी भी बैंक की ब्रांचेस होगी इंडिया में? नहीं ना, सिर्फ उस बैंक को कम्युनिकेशन जाएगा कि लिसन आपका हेड चेंज होने वाला है, आप ये ऑर्डर जा रहा है ऑफिस ऑर्डर कि आपका हेड चेंज हो रहा है और उसकी जगह ये इंसान आने वाला है। सो इट इज ओनली फॉर द कंसर्न नंबर ऑफ पीपल। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑफिस नोट्स। ऑफिस नोट्स में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऑफिस नोट दो डिपार्टमेंट के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको ऑफिस नोट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है नोट्स का, उसमें यूज होता है। उसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ लो नीचे। अब ये अगेन पटाखा पॉइंट्स टू रिमेंबर। यार अगर इंस्टीट्यूट नहीं बोल दिया पॉइंट्स टू रिमेंबर सो यू हैव टू रिमेंबर इट, राइट? अब अ मेमो इज डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर। अ मेमो इज डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर। दिस कैन बी अ MCQ ऑल्सो फॉर यू कि क्या मेमो और लेटर सेम होते क्या? नहीं, मेमो और लेटर सेम नहीं होते। कैसे डिफरेंट होते हैं कि मेमो में सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता। सैल्यूटेशन क्या था? डियर सर, डियर मैडम। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या था? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ऐसे करके जो भी था वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज था। तो एक मेमो में ये सब चीज़ें नहीं होती। मेमो में सिर्फ एक हेडिंग देके काम की बातें होती है, ठीक है? मेमोज आर नॉर्मली यूज फॉर कॉमनली यूज फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस टू स्टाफ, चेंज इन पॉलिसीज। जो भी ऊपर एग्जाम्पल्स थे वो मेमो उस चीज़ों के लिए यूज होता है। नाउ वी कम टू द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये टॉपिक पहले तो ना ये बहुत प्रोफेशनल लेवल के लिए होता था बट अभी इन लोगों ने तुम्हारा सिलेबस का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया, हेंस ये सब चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट की गई है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान से सुनना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, एकदम सुपर इन डेप्थ में नहीं जा सकते हम अभी इसको लेके, बट जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आई विल मेक श्योर कि उतनी चीज़ें तो पहुंच जाए तुम्हारे तक, ठीक है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है कि जो भी अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेना है, सेल्स से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी डिसीजन लेना है तो ये आपको वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब नॉर्मली जैसे अगर टैली का आपने नाम सुना है तो वो एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, मतलब वो सिर्फ एक डेटा कन्वर्ट करता है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इस डेटा को उठा के वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है? डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है? अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ, मैं बोल दूँ 29, सो दिस इज अ डेटा। अरे मैडम क्या 29? हाउ डिड 29 कम? अरे when is your exam of CA-CET? 29th August. Now it makes sense. So this is an information that your CA-CET exam is on 29th August. If I just say 29th August, it doesn't make any sense on its own, right? तो अगर कोई चीज़ खुद से सेंस नहीं बना रही तो वो डेटा है, अगर कोई चीज़ एक पढ़ते से सेंस बना रही तो वो इन्फॉर्मेशन है। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द हायरार्की की टॉप लेवल को क्या चाहिए वो हम नीचे देखेंगे कि क्यों कैसे उसको बाइफिकेट करता है। पोस्टुलेट्स ऑफ ए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, पीरियोडिक एक्सेप्शन एंड बेस्ड ऑन डिमांड्स। अगर तुम्हें सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, तुम डिमांड करोगे कि परचेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे तो वो परचेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर्मेट्स आर प्री स्पेसिफाइड एंड फिक्स्ड, एक कंप्यूटर जनरेट होता है कि हाँ इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। एक्सट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशनल डेटा, जैसे कि मैंने बोला कि TPS से जो डेटा आ रहा है उसको वो कन्वर्ट करेगा इन्फॉर्मेशन में ताकि वो आपके लिए यूजफुल हो जाए। नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है, क्या चल रही है, इज इट ग्रोइंग, इज इट गोइंग डाउन, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीमेंटेड स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब वो आपको एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन उसने दी है उसके बेसिस पे आप एक प्रॉपर इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाओ। नेक्स्ट डिसीजंस फॉर ऑपरेशन एंड टेक्निकल प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेता है वो हर लेवल के लिए, ऑपरेशनल, टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक लेवल के लिए, हर लेवल के लिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि डिसीजंस क्लियर हो पाए। पर्पस ऑफ MI इज मोर और लेस द सेम थिंग कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है वो आपको बताते हैं कि ओवरऑल एज अ ऑर्गेनाइजेशन कैसी कर रही है। प्लान्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म
कि अगले महीने में हमें क्या टारगेट्स अचीव करने हैं और अगले 5 सालों में हमें क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों। वो डे टू डे टाइप के भी कंट्रोल में आपको बताता है कि अरे आज ये किया, कल ये करना है, दिस इज अ टास्क फॉर टुमारो। ओके, टू एलोकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का बजट है, तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन कि हाँ दिस सेक्टर इज डूइंग वीक, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे और ज़्यादा पैसे की इन्फ्यूजमेंट है, MIS ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, तो आप क्या करोगे, बजट में से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को थोड़ा ज़्यादा एलोकेट करोगे। टू अलाउ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है कि एक बॉस है और एक सेल्स पर्सन है। बॉस ने सेल्स पर्सन को बोल दिया कि लिसन, नो मैटर व्हाट, तू 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देगा, ठीक है। दिस इज वॉट द मैनेजमेंट ऑर्डर वॉज गिवन टू हिम। बट एक लेडी आती है, वो बोलती है कि लिसन, मेरी शादी है अभी और मेरे को 15-20 जूते एक साथ लेने हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो आप। तो अब ये करना चाहिए ना उसको, बट अगर वो स्ट्रिक्टली बॉस का ऑर्डर्स का, तो मेरे को तो बॉस ने बोल दिया कि मैं 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। सो इन दिस केस ही अप्लाई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि अरे हाँ बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, प्रॉफिट्स विल एनीवे बी रिकवर्ड, तो मैं 10 की जगह 15 दे सकता हूँ। 5% एक्सेप्शन का उसने स्कोप छोड़ा हुआ है वहाँ पे। टू डेवलप ट्रेनिंग टूल्स फॉर न्यू रिक्रूट्स। जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोसेस से अंडरगो करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ें कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके आप एक ऑर्गेनाइजेशन में फुल टाइम वर्क करते हो, तो उस सब के बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन देता है। एलिमेंट्स ऑफ MIS। एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर क्या, ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। पर्पस ऑफ MIS क्या है? पर्पस ऑफ MIS क्या है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस वो दे देता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स में हेल्प करता है, डे टू डे कंट्रोल में हेल्प करता है, बजट रिसोर्स एलोकेशन में वो हेल्प करता है, ट्रेनिंग टूल एक्ट करता है एज अ वो न्यू रिक्रूट्स, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एलिमेंट्स ऑफ MIS मतलब क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम, ठीक है। अब एक एक का मीनिंग देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन और सिस्टम का, तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए, फिर भी नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैनेजमेंट का डेफिनेशन कहाँ से है? मैरी फोलेट ने बताया था कि देख लेना एक बार, अगर याद हो सके तो कर लेना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी किसी का भी डेफिनेशन लोग पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन किसने बताया। मैनेजमेंट मैरी फोलेट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसको कैसे याद रख सकते हैं? एक बहुत ही वाहियात ट्रिक अगेन। मैनेजमेंट मतलब शादी में बोलते ना कि अरे एक शादी अगर आपको करनी है, सो आपको बहुत ज़्यादा, एक मैरिज अगर आपको मैरिज इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट लगने वाला है। तो मैरिज, मैरी फोलेट, मैनेजमेंट। ओके, आई नो दिस साउंड्स डिसगस्टिंग, बट यार ध्यान में बैठ जाती है, ऐसी स्टूपिड चीज़ें ध्यान में बैठ जाती है कि एक मैरिज में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट लगता है। तो मैनेजमेंट किसने बताया था? मैरी फोलेट ने, ठीक है। बहुत ही स्टूपिड है बट बहुत ही काम की चीज़ है, चाहो तो आप लिख लो बाजू में। तो उसका क्या है? द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मतलब एक बॉस है, उसके नीचे मैनेजमेंट है कि मतलब अपन बोलते हैं ना कि इसका दिस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस इवेंट मैनेजमेंट टीम, कि एक इवेंट कैसे होगा, कौन क्या काम करेगा, कैसे कैसे चीज़ें होती जाएगी, तो उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके आगे पीछे का कोई रेलेवेंस नहीं है। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज मैनेजमेंट, दैट्स इट। इन्फॉर्मेशन तो मैंने तुम्हें बताया कि एक डेटा मीनिंगफुल जब इन्फॉर्मेशन जाती है यूजर को, विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर्स, दैट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। मतलब मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। अभी तुमको मैंने समझाया ऊपर कि डेटा इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट होता है। प्रोसेसिंग डेटा इनटू अ फॉर्म मीनिंगफुल टू द यूजर्स, दैट इज मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। System means something that works to achieve a common purpose, that operate together to achieve a common objective or multiple objectives. अब जैसे बोलते हैं ना ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ये पूरा एक साथ काम कर रहा है। हार्ट को पता है कि ब्रेन से सिग्नल्स लेने हैं, ब्रेन को पता है यहाँ सिग्नल्स देने हैं ताकि तुम सांस ले पाओ, ताकि तुम अलाइव कर पाओ। तो दिस इज सिस्टम जिनका कॉमन गोल है कि तुम जिंदा रहो। सो एक सिस्टम में बहुत सारे होते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, मैन पावर, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, उसके भी नीचे बारे में दिया हुआ है। तो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन और सिस्टम। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन, सिस्टम, समथिंग दैट कम्स टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे तो वो ऐसे फॉर्म में रहती है। यहाँ पे ऑपरेशनल आते हैं, यहाँ पे टैक्टिकल आते हैं और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक आते हैं। ऑपरेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा ज़्यादा रहते हैं, जैसे तुम देखोगे ना बीकॉम किए हुए लोग हमेशा ज़्यादा ही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। उसके बाद टैक्टिकल लेवल के, अरे मतलब थोड़ा सा और उन्होंने पढ़ लिया, एमकॉम वगैरह कर लिया, तो वो थोड़े से कम लोग रहेंगे। स्ट्रैटेजिक मतलब जिन्होंने हार्डकोर प्रोफेशन किया है, CA किया है, CS किया है, तो उसकी पॉपुलेशन इज कंपेरेटिवली लो। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन लेवल के लोग ज़्यादा रहते हैं,
टैक्टिकल लेवल के उससे थोड़े कम रहते हैं और स्ट्रैटेजिक लेवल के और भी कम रहते हुए। तो अब MIS का इनमें क्या रोल है कि MIS कैसी कैसी इंफॉर्मेशन देता है इन तीनों टाइप के लेवल्स को, वो हम पढ़ेंगे अभी नीचे। टॉप लेवल स्ट्रैटेजिक लेवल मैनेजमेंट एंड देयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। टॉप लेवल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, चेयरमैन हो गया, ये सब टॉप के लोग हैं। अब इनको तुम पूरा बताओगे कि अरे मैडम आज मशीन खराब हो गई थी, अरे चेयरमैन सर आपको पता है क्या आज लाइट चली गई थी, अरे ये सब बातें उनको नहीं जाननी है। उनको सब कुछ एक समराइज्ड फॉर्म में जानना है, उनको सब कुछ एक बहुत ही छोटे फॉर्म में जाना है। और उनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ताकि वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बना सके, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बना सके। तो इनको कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन लगेगी? सिर्फ इंटरनल इन्फॉर्मेशन से काम चलेगा क्या? नहीं, अगर आपको पूरी बिगर पिक्चर देखनी है, अगर आपको पॉलिसी बनानी है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, तो आपको बाहर की भी इन्फॉर्मेशन लगेगी कि क्या गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज चेंज कर रही है क्या अगर आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड काम है तो क्या एनवायरमेंट चेंज होने वाला है क्या? सो यू रिक्वायर एट टॉप लेवल बोथ MIS विल प्रोवाइड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एंड MIS व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजिक लेवल उनको बहुत शॉर्ट में चीज़ें चाहिए रहती है, उनको डिटेल में चीज़ें नहीं चाहिए रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करने के लिए टॉप मैनेजमेंट MIS यूज़ करता है, पॉलिसीज एंड बजट फ्रेमवर्क वगैरह। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्यों भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल, ये सब की भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, नॉट जस्ट इंटरनल। ओके, एंड उनको इन्फॉर्मेशन समरी में चाहिए रहती है और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के फॉर्म में चाहिए रहती है। ये मैंने अभी आपको बताया, पूरा समझा है, वी जस्ट वेंट थ्रू इट। मिडिल लेवल मतलब टैक्टिकल लेवल के जो मैनेजमेंट, अब इनका क्या काम रहता है? इनको ऐसी, अब टॉप लेवल ने तो उनको बोल दिया कि अरे इस साल हमको कम से कम 30% राइज चाहिए प्रॉफिट्स में। अब उन्होंने तो बोल दिया, उन्होंने भी डिसाइड किया 30% फीजिबल है। उनका टॉप लेवल का काम था कि डिसाइड करना 30% अचीवेबल है कैसे, कुछ भी रैंडमली हम नहीं बोल सकते। मिडिल लेवल का क्या काम है कि 30% बॉस ने बोला अचीव करना है, तो अब उनको सोचना है कि वो कैसे अचीव करेंगे, है ना। तो दे विल डिवाइज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क कि हाउ विल वी गो अबाउट इट। तो इनको मोस्टली इंटरनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है कि अरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं जिससे हम 30% के आसपास का प्रॉफिट अचीव कर सकें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और डज नॉट रिक्वायर मच फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन, मतलब उनको मेनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही कंसर्न है, इनको कुछ फोकस नहीं करना है कि हम कितना अचीव कर सकते, क्या कर सकते, वो उनको स्ट्रैटेजिक लेवल ने बता दिया है। उनको सिर्फ ये देखना है कि हम कैसे अचीव करेंगे। ओके, ये नॉर्मली फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड हो गए, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हो गया या टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आ जाएंगे, वो टैक्टिकल लेवल पे आ जाएंगे। अब सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशन लेवल का क्या काम हो गया है ना। सुपरवाइजरी मतलब मीनिंग से ही समझ में आता है कि टू सुपरवाइज द वर्क, की मतलब ऑपरेशन लेवल ने बता दिया कि 30% हम कैसे करेंगे, हम अपना मार्केट रीच बढ़ाएंगे। अब ऑपरेशनल लेवल के लोग क्या करेंगे कि वो एक्चुअली अपने अपने MBAs को भेजेंगे, इंटर्न्स को भेजेंगे कि जाओ यहाँ जाओ, और वो देखेंगे कि क्या वो लोग अचीव कर पा रहे हैं अपने डेली टारगेट्स। तो ये लोग वो लोग हैं जो एकदम जो हमाली वाले काम करते हैं ना, उनको सुपरवाइज करते हैं, क्योंकि इंडियन हमाली वाले कामों से ही रिजल्ट आएगा ना। वो लोग मार्केट में जाएंगे नहीं, ऑर्डर्स बढ़ेंगे नहीं, तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा इवेंचुअली। तो वो लोग उस लेवल को सुपरवाइज करते हैं, उनका काम है सुपरवाइजरी इन्फॉर्मेशन। ये इनको थोड़ी सी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, इनको समराइज फॉर्म में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए रहती, एंड ऑब्वियसली इनका काम तो सिर्फ इंटरनल इन्फॉर्मेशन से है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन, ये सब आते हैं इस कैटेगरी में। सुपरवाइजर्स, डे टू डे डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़ कि आज इतना किया तो कल इतना करना पड़ेगा तेरे को। वो अपने जो जूनियर है उनको बताती कि अच्छा ठीक है, तूने आज 500 ऑर्डर लाए, कल तू 550 ऑर्डर्स लेके आना। ठीक है, इट ओनली नीड्स इंटरनल इन्फॉर्मेशन। तो कौन से लेवल्स है मैनेजमेंट के? स्ट्रैटेजिक लेवल है, टैक्टिकल लेवल है और ऑपरेशनल लेवल है। स्ट्रैटेजिक लेवल को इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, इनको समराइज फॉर्म में रिपोर्ट्स चाहिए, ये फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं। ऑपरेशनल लेवल क्या है? इनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, ये सिर्फ मेथड्स डिवाइस करते कि जो भी हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हम उसको कैसे अचीव करें। ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल ये वो है जो एक्चुअली डे टू डे वाला काम करते हैं, जिनका काम है सुपरवाइज करना कि डे टू डे में प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS कि MIS में कौन सी चीजें होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, it takes inputs from transaction processing system and processes information primarily from managers. Comprehensive means to understand, मतलब वो TPS से ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से डेटा लेता है और उसको इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कोऑर्डिनेटेड, इट हैज़ टू बी सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड, मतलब अगर मैं यूज़ कर रही हूँ MIS तो इसका ये मतलब क्या तुम नहीं यूज़ कर पाओ, नो, इट हैज़ टू बी सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय एवरीबडी साइमल्टेनियसली। सब सिस्टम्स, एक MIS में ना छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं जो एक ओवरऑल एक बड़ा सा सिस्टम फॉलो करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वन सिस्टम,
जिससे पूरा काम हो सके। इंटीग्रेशन मतलब द एंटायर डेटा हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड अमंग्स द एंटायर सिस्टम, पूरी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इससे ना डुप्लीकेसी के एफर्ट्स नहीं आते, वही वाली इंफॉर्मेशन बार बार डुप्लीकेट नहीं होती है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। मैंने तुम्हें बता दिया कि एमआईएस का काम ही है कि वो डेटा को इन्फॉर्मेशन में ट्रांसमिट करें। एनहांस प्रोडक्टिविटी, क्यों? क्योंकि तुम्हें एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तुमको पूरे डेटा से एनालाइज नहीं करना है कि इसका क्या एंड रिजल्ट है, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्रोडक्टिविटी एनहांस कर रहा है। कन्फर्म्स टू मैनेजर स्टाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मैनेजर का क्या लॉगिन टाइम है, नॉर्मली कितने टाइम करते हैं, एमआईएस ये सब चीज़ें स्टडी कर लेता है कि वो मैनेजर का स्टाइल क्या है, वो मैनेजर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तुम उसको सेल्स की इन्फॉर्मेशन मांगोगी तो वो सेल्स की देगा, परचेज की नहीं देगा, तो तुम्हें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही दिखाएगा। यूजेस एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी क्राइटेरिया, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ भी उठा के तुम्हें कचरा पट्टी नहीं दे देगा। फीडबैक, एक फीडबैक मिलता है एमआईएस में विच इज़ वेरी एसेंशियल। फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन बी मॉडिफाइड, अगर तुम्हारे बाहर की सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही, यू नीड एमआईएस टू बी कस्टम मेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, तो वो कर देगा उस चीज़ को। मॉड्यूलैरिटी, जो कि सब सिस्टम वाला एक कॉन्सेप्ट की बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जो इवेंचुअली एक बड़ा सा एमआईएस का सिस्टम बनता है। सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा, सिलेक्टिव शेयरिंग मतलब हर इंफॉर्मेशन हर इंसान को नहीं दी जा सकती है ना, तो सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा की जिस इंसान को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए और जिसके पास अथॉरिटी है वो इन्फॉर्मेशन की, उसी को वो इन्फॉर्मेशन मिले, ये एमआईएस इंश्योर करता है। कंप्यूटराइज्ड, नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैंने जो रेड में मार्क किया वो पढ़ लो कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ एमआईएस विदाउट कंप्यूटर। एक बहुत ही नॉर्मल प्री कंसेप्शन या मिथ होता है कि एमआईएस कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। नो, लार्जली क्या आजकल तो बोलेंगे कि हर इसमें एमआईएस कंप्यूटर फॉर्म में ही होता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि एमआईएस कैन नॉट बी विदाउट अ कंप्यूटर। MIS can be without a computer, but it will be much more effective when it is with a computer, है ना। तो it is possible to have a MIS without a computer, but it use increases the effectiveness of the system। मतलब तुम कंप्यूटर यूज करोगे तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। ठीक है, ये सब था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। वी क्विकली रिवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS: कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कोऑर्डिनेटेड सब सिस्टम्स, integration, transformation of data into information, it enhances the productivity, conforms to manager's style and characteristics, relevant information, used established quality criteria, feedback, flexibility, modularity, selective sharing of data and computerized. These are characteristics of MIS. Basic requirements of MIS, अगर आपको एक MIS system establish करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, बहुत ही चुल्लू सा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज। अरे मैडम, एक हार्डवेयर लगेगा, एक PC लगेगा, एक CPU लगेगा, ठीक है, दैट इज़ द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर लगेगा, कोई ऐप्स है तो वो लगेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर। डेटाबेस, एक डेटाबेस रहेगा जहाँ पे सारा डेटा स्टोर्ड रहेगा, वो डेटाबेस आपको लगेगा। प्रोसीजर्स रहेंगे कि हाँ डेटा इन्फॉर्मेशन से कैसे कन्वर्ट होगी, उसका एक यूज़र मैनुअल डेवलप होगा। ऑपरेशन पर्सन, किनको एक्चुअली चलाएगा कौन इन दी एंड, तो उसके लिए ऑपरेशन पर्सन लगेंगे। लिमिटेशंस ऑफ MIS, अब MIS इज़ अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर, बट इससे भी और चीज़ें एडवांस सॉफ्टवेयर हैं। आप देखोगे आगे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। तो एडवांस क्यों आए सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें लिमिटेशन थी इस सिस्टम में, तभी जाके और एडवांस सिस्टम्स आए, राइट। तो अभी हम इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लिमिटेशंस मतलब ये कौन सी चीज़ों में लैक करता है। लिमिटेशंस मतलब क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट। भैया जैसा डेटा आएगा वैसी ही हम इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएंगे। डेटा ही अगर प्रॉपर नहीं है, डेटा ही अगर एक्यूरेट नहीं है, डेटा में ही झोल है तो इन्फॉर्मेशन भी झोल निकलेगी। इसलिए इट इज़ लार्जली द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट। इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। मतलब आप, ये सिस्टम है, बहुत अच्छा काम करता है, बट जो काम एक इंसान कर सकता है उस चीज़ का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, इट मे नॉट हैव रेक्विजिट फ्लेक्सिबिलिटी। ऊपर आपने देखा कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट द रियलिटी इज कि उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। तो इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। कैन नॉट प्रोवाइड टेलर मेड इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेशन कस्टम करनी कि अरे नहीं मुझे यही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, यही प्रोडक्ट का, यही मंथ का चाहिए, तो प्रॉबेबली शायद वो आपको नहीं दे पाए। इट टेक्स क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, आपको फैक्ट्स फिगर्स दे सकते हैं, बट क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक मोरल वगैरह, डिसिप्लिन वगैरह, इस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। इट इज़ लेस यूजफुल फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर कोई रूटीन चीज़ हो गया आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो दे देगा। अगर कोई नॉन रूटीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर आ गया तो इट गेट्स लिमिटेड, उसका यूज गेट्स लिमिटेड। जहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज़ अ कल्चर टू होल्ड इन्फॉर्मेशन की, मतलब हम सारी बातें सबको नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा ये कल्चर है कि ये भी नहीं बता सकते वो भी नहीं बता सकते, तो वहाँ पे MIS वोंट बी दैट इफेक्टिव। एंड अगर टॉप मैनेजमेंट चेंज होते रहता है फ्रीक्वेंटली तो MIS का भी इफेक्टिवनेस चेंज होते जाएगा।
So with this we come to the end of this chapter. Limitations of MIS we'll quickly revise. Quality of output depends on the quality of input. It is not a substitute for effective management. Focuses on the quantitative factors but not the qualitative factors. It does not have requisite flexibility. It cannot be custom made or tailor made. Is less useful for non-programmed decision. जो ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर है टू होल्ड द इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे भी यूजफुल नहीं है. अगर टॉप मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ यूजफुल नहीं है. तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस बिजनेस करेस्पॉन्डेंस का चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर्स. बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का भी चैप्टर जल्दी ही आएगा इसके बाद. तो अभी आपको क्या करना है, आई होप पहली बात तो ये आपको वीडियो इफेक्टिव रहा. थोड़ा सा लॉन्ग है बिकॉज चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, बट स्कोरिंग है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आई होप इस लेक्चर से आपको ये तो समझ गया होगा कि चीज़ें थोड़ी सी भारी तरीके से लिखी हुई हैं बट एक्चुअली में भारी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं. तो अभी भी आप इसको पढ़ सकते हो. अभी भी आप जैसे आपने सुना, अगर आपने सिंसियरली सुना तो टेक अ 5 minutes ब्रेक, ओपन योर बुक एंड गेट डन विद इट क्विकली. पूरा उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो इस चैप्टर का बर्डन खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू and we'll be coming with more videos soon. So stay tuned. All the best and thank you.